दिल्ली की राजनीति जब भी गर्म होती है तो हर मोहल्ले की मिट्टी में बदलाव की खुशबू रहती है। उत्तम नगर की इसी धड़कन से जुड़े हैं देसराज राघव, आम आदमी पार्टी से पूर्व निगम पार्षद और सांसद प्रतिनिधि, जिनकी पत्नी भी बिंदापुर वार्ड की पार्षद है। इस चर्चा में अब सवाल है, सत्ता गंवाने के बाद आपके पक्ष में बोलने का उनका मकसद क्या है। विधायक नरेश बाल्यान पर लगे आरोपों का असर उत्तम नगर की जनता की जरूरतों पर कैसे पड़ा, इन सब का आज के समय में आपकी वर्तमान स्थिति और विरोधियों की आवाज में क्या मतलब है। देसराज राघव के राजनीतिक सफर में पारिवारिक सहयोग से लेकर मुख्यमंत्री समीक्षा तक हर कदम पर सवाल खड़े होते रहे हैं। जनता की प्राथमिकताएं क्या थी, अब सरकार नहीं है तो कौन सुधारेगा। उनका ये इंटरव्यू उन बदलावों को उजागर करेगा जो दिल्ली की राजनीति और उत्तम नगर की जमीनी सच्चाइयों को दर्शाते हैं। नमस्कार सर, आपका स्वागत करते हैं। और सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे आपके बारे में, और आप क्या करते थे और राजनीति में आपके आने की वजह, कोई मार्गदर्शक या किसी से इंस्पायर हुए आप राजनीति में आए, उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, मैं सन 83 में दिल्ली आया था जी, और दिल्ली में मेरी शादी हुई थी। उससे पहले गांव के अंदर, मैं राजस्थान में नीमराना के अंदर मेरा घर है, और मेरे फादर 32 साल तक सरपंच रहे हैं। अच्छा। और गांव के नंबरदार है, इसलिए हम गांव में भी, मेरे फादर भी सेवा करते थे, मेरे ताऊ भी सेवा करते थे। उनके कदमों पे चलते हुए दिल्ली के अंदर भी हमने वही काम करना था। हम 83 में आने के बाद हमने यहाँ पे राशन तेल का काम किया, जो पीडीएस प्रणाली थी उसका लाइसेंस भी था हमारे पास। हमने वो काम किया, साथ साथ में हम लोगों की भलाई में, सहायता में हर तरह लगे रहे। और मैं मुकेश शर्मा एमएलए के साथ भी 20 साल तक रेगुलर रहा हूँ, जब वो एमएलए था। अच्छा। और किसी कारणवश मैंने लास्ट में उनको कहा, भाई मुझे टिकट दे दो। उन्होंने मुझे टिकट दी नहीं। जनता का मेरा इतना प्यार था, आज भी उतना ही प्यार है। मैंने, जनता ने कहा आप निर्दलीय लड़ो। मैंने 2012 में निर्दलीय लड़ा। मैंने बीजेपी की और कांग्रेस की जमानत जब्त की और मैं निगम पार्षद बना। निर्दलीय जीत गए। निर्दलीय जीत कर, मतलब यहाँ के लोग आपको इतना पसंद करते थे कि सिर्फ आपके फेस पर आपकी जीत जी बन गई और आप निगम पार्षद 5 साल के लिए जी। उस पीरियड में भी मैं 4 साल तक तय बाजारी लाइसेंसिंग का चेयरमैन भी रहा, जबकि सरकार बीजेपी की थी। लेकिन सरकार ने भी मेरा काम देखते हुए बीजेपी ने मुझे चेयरमैन रखा 4 साल तक। उसके बाद 2013 में आम आदमी पार्टी ने मुझे ज्वाइन करवाया। 2013 में माननीय हमारे पूर्व सीएम साहब मनीष, और अपने पूर्व डिप्टी सीएम साहब मनीष सिसोदिया जी, केजरीवाल जी, और मेरे गुरु संजय सिंह जी हैं। अच्छा। संजय सिंह जी ने मुझे आम आदमी पार्टी ज्वाइन की और मैं एमएलए का 2013 में इलेक्शन लड़ा। लेकिन आज मैं आपको बता दूं, मेरा एक ही मकसद था। जिस आदमी को मैंने 4 बार एमएलए जिताया, मुकेश शर्मा को, उसने मुझे टिकट दी थी और मुझे खुंदक थी कि इस आदमी को इलेक्शन हराना है। मैं इलेक्शन उसको हराने के लिए लड़ा था, जीतने के लिए नहीं लड़ा। और मैं आज भी दावे के साथ सकता हूँ वो जिंदगी में एमएलए नहीं बन सकता। मैंने अब भी उसको 4 बार हरवाया है और मेरा प्रण है, मैं जब तक रहूंगा उसको एमएलए नहीं बनने दूंगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि लोग मेरे इतने साथ हैं। मैं उसके साथ 20 साल रहा, लेकिन उसके जो कर्म थे, उसकी जो कार्यशैली थी, मैंने वो कभी अपने को ग्रहण नहीं किया, क्योंकि मैं ऐसे खानदान से था। मुझे लोग कहते थे कि आपको कांग्रेस की टिकट क्यों नहीं दी मुकेश शर्मा ने। मगर इस बात को कोई कारणवश था, मैं अच्छे परिवार से था, जो चाहता था मैं करना नहीं चाहता था, मगर इसलिए मैं वंचित रह गया था। लेकिन आम आदमी ने, पार्टी ने मुझे ज्वाइन कराया और मैं आज भी आम आदमी का वो सिपाही हूँ। केजरीवाल जी का मैं राजनीति छोड़ सकता हूँ, लेकिन केजरीवाल जी को नहीं छोड़ सकता, रेगुलर उनके साथ हूँ। मतलब इतने कट्टर आप उनके वॉलंटियर हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इतने कट्टर हैं कि आप कुछ भी हो जाए, चाहे सरकार रहे या ना रहे, लेकिन आप उनके साथ रहूंगा। मैं हमेशा खड़े रहेंगे। हमेशा खड़ा रहूंगा। और इस बार लेडीज सीट होने की वजह से उन्होंने मेरी मिसिज को, मुझे एक बार पूछा गया, मेरे विधायक ने भी, नरेश बाल्यान जी ने, और पार्टी ने भी, कि आप इलेक्शन लड़ेंगे। मैं को हाँ मैं लड़ूंगा, मेरी मिसिज इलेक्शन लड़ेगी। उन्होंने मुझे टिकट दी और भारी बहुमत से भी इस बार हम जीत के आए। और मेरे को बुलाया और एमएलए साहब को बुलाया
नरेश बाल्यान जी मेरे साथ थे, मेरी मिसेज मेरे साथ थी सीएम साहब के यहाँ। सीएम साहब ने कहा कि कृष्णा राघव भारी बहुमत से जीत रही है, मैंने सर्वे करवा लिया और वही बात हुई कि क्षेत्र के लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, मैं भारी बहुमत से जीत के आया। और मेरा आज भी एक ध्येय होता है, क्षेत्र के अंदर चाहे कोई गरीब लेडीज है, कोई विडो है, उसकी लड़के की शादी होती है तो मैं उसकी हेल्प करता हूँ। जो मेरे पास आते हैं, चाहे कम की करो या ज़्यादा करो, लेकिन उसको निराश नहीं होने देता हूँ, मैं उसकी हेल्प करता हूँ। और मैं आज बता दूं आपको, मैं राजनीति नहीं करने आया हूँ। मैं पीछे से बड़ा अच्छा खानदानी आदमी और पीछे हमने सेवा की है, अपनी ज़मीन बेच बेच के लोगों की भलाई में लगाई है। मैं अच्छे एक राजा की तरह एक परिवार से हूँ और आज भी ये है कि अपने पास से महीने में ज़्यादा नहीं तो 50,000 रुपये मैं खर्च करता हूँ गरीबों के अंदर, और मैं लोगों की सेवा करता हूँ। क्यों करता हूँ? यही करता हूँ कि पिछला जीवन मैंने अच्छा बिताया होगा, इस जीवन में मैं लोगों की भलाई करूँ, अच्छा काम करूँ तो अगला जीवन मुझे अच्छा मिले, मेरा एक ही ध्येय है। अच्छा, इसलिए आप अच्छे कर्मों की तरफ ज्यादा झुकते हैं। अभी आपने बताया कि आपकी पत्नी को टिकट मिला और वो निगम पार्षद बनी। अच्छा, निगम पार्षद वो बनी तो आपके मन में क्या क्या ऐसी चीजें स्कीम थी कि मेरी अगर मैं निगम पार्षद बनता हूँ, क्योंकि महिला सीट थी तो आपकी पत्नी बनी, लेकिन वक्त दिमाग में आपके ही चल रहा था कि आपको जनता के लिए क्या करना है, तो आपने क्या क्या चीजें सोची थी कि निगम पार्षद वो बन जाएंगी तो आप वो चीजें आम जनता के लिए और बिंदापुर वार्ड के लिए करेंगे? नहीं, बिंदापुर वार्ड के लिए देखो, मैंने पीछे भी जब मैं निगम पार्षद था, मैंने अपने पर्सनल पानी के टैंकर, ट्रॉलियां, ये ट्रैक्टर ये लगा रखे थे। और अब भी मैं परसों बैठा हुआ सोच रहा था 2 ट्रैक्टर ले आऊं सफाई के लिए, क्योंकि अब माहौल ऐसा हो रहा है, बीजेपी की सरकार है, नीचे एलजी बैठा है, ऊपर नगर निगम में इनकी सरकार है, एमएलए इनके हैं, केंद्र में इनकी है, तो एक भेदभाव से काम कर रहे हैं लोग, हमें बजट देते नहीं है। इसलिए मैं सोच रहा था 2 ट्रैक्टर ले आऊं और हो सकता है 5-10 दिनों में ट्रैक्टर भी लाने जा रहा हूँ सफाई के लिए इनके लिए, जिससे कि जनता को हमने जो वादा किया सफाई के लिए उससे लोग वंचित ना रहे और क्षेत्र में विकास और सफाई हो। आज मेरे वार्ड में जितनी लाइटें लग रही हैं, आप किसी वार्ड में चल जाओ लाइटें नहीं मिलेंगी। 1 करोड़ की तो मैंने फैंसी लाइटें मंगवाई है सांसद फंड से, सांसद साहब ने मुझे बजट दिया, 1 करोड़ की मैंने लाइट मंगाई, पूरे क्षेत्र में लगाई है। लोग रात को जब देखते हैं तो एक बात जरूर कहते हैं कि यदि सबसे बेहतर वार्ड है तो देशराज राघव का। किसी वार्ड में 50 लाइट लग रही है तो मेरे यहाँ 100 मिलेंगे, किसी में 1000 लग रही है तो मेरे यहाँ 2000 मिलेंगे। मतलब इतनी लाइटें मैंने लगा रखी है, लोगों के सुख दुख में मैं हर तरह में, आप अपनी पॉकेट से भी पैसा लगा करके और जनता के लिए बिल्कुल भलाई करते हैं, जितना हो सके दे दें हम। जी 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 जी। अच्छा, ये बताइए कि आप सांसद प्रतिनिधि के रूप में कौन सी ऐसी योजना है जिसको आप धरातल पर लेकर आए हैं? देखो, सांसद प्रतिनिधि के सांसद साहब से पीछे बेंचों का हम बजट लेके आए थे। अच्छा, लाइटों का, खंभों का 1 करोड़ रुपए का मैं सांसद से फंड लेके आया था। तो ये सांसद महोदय भी हमारी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र ने या दिल्ली सरकार ने तो हमें बजट देना नहीं है, सांसद से ले आते हैं तो वही हम क्षेत्र का विकास करते हैं, उसी से शायद सांसद से ये फायदा है। और जो काम जो वहाँ सांसद जी के पास जाना होता है तो कुछ काम हम सांसद जी का यहीं पे निपटा लेते हैं, उनके भेव पे हमें पावर दे रखी है तो यहीं पे उसको हम निपटा लेते हैं। जी राघव जी, अभी आपने बताया कि जैसे कि दिल्ली से आम आदमी पार्टी की सरकार जो थी वो चली गई है और सेंट्रल में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है एंड निगम में भी अगर देखा जाए तो बीजेपी ही सशक्त है। सो आप लोगों के लिए किस किस तरह की रुकावटें हैं जो मतलब जनरली देखने में आ रही है कि नहीं, हम ये काम करने गए तो इन्होंने यहाँ से रोक दिया, हम ये काम करने गए तो उन्होंने रोक दिया? कौन कौन से ऐसे? देखो, अभी 2.5 साल हुई है, 2.5 साल तक इन लोगों ने ना तो वार्ड कमेटी की कोई मीटिंग चेयरमैन बनने दिया, ना कोई मीटिंग होने दी, और स्थायी समिति का ना सदस्य चुना। अभी ये सारी कमेटी अभी गठित हुई है, बाकी रही और जो जितने भी जैसे स्वयं तय बाजारी का है, सामुदायिक का है और दुनिया भर के जितने भी पद हैं जो चेयरमैन के होने हैं, वो अब 24 तारीख को इलेक्शन होने जा रहे हैं। इन लोगों ने 2.5 साल तक इतना अत्याचार करे आम आदमी पे कि महिलाएं भी सदन में बैठी हैं तो इनके निगम पार्षद महिलाओं पे भी, जेंट्स कोई सेव से मार रहा है, कोई कुछ फेंक के मार रहा है, इतना अत्याचार करते थे ये लोग और सदन चलने नहीं देते थे। इनका इतना गलत व्यवहार, धांधलेबाजी ज्यादा करते थे। जी जी, जिसकी वजह से आप लोगों को बहुत। और साथ में ये भी है, ये लोग तो बजट अपने ले आते थे, एएनसी से ले आते थे, कमिश्नर से ले आते थे, लेकिन आम आदमी पार्टी का कोई भी निगम पार्षद फाइल लेके जाता था तो बोलते थे बजट है नहीं।
इग्नोर करते थे, ये लोग बजट नहीं देते थे। आज भी यही बात है, आज भी कुछ भी नहीं। आज भी क्या है, इस महीने हमें 25 लाख रुपए बजट के दिए, 2 गाड़ियां हमने कूड़े की 10-10 लाख की उसको दे दिया। 5 लाख का हम मटेरियल ले आएंगे, रोडी बदरपुर और कुछ ढक्कन ये ले आएंगे। बताओ क्या प्रोग्रेस होगी? 25 लाख ना के बराबर है। ये तो वो है ऊंट के मुंह में जीरा देने वाली बात। लेकिन जिस हिसाब से परिस्थिति है इस वार्ड की, अगर साफ सफाई की बात की जाए, कूड़े की गाड़ी की बात की जाए, और ये तो सारे निगम के काम हैं, तो इन सब चीजों में किस तरह की रुकावटें आ रही हैं? क्या कूड़े की गाड़ियां आने में डिले करती हैं, या आप लोग कर सकते हैं? नहीं, डिले करती हैं। मेरे पास टिप्पर गाड़ियां 10 टिप्पर गाड़ियां हैं। कभी तो 5 भेजते हैं, कभी 4 भेजते हैं। जानबूझ के ये लोग भेजते नहीं है और ये कहते हैं कि गाड़ी खराब हो रही है। मानता हूं गाड़ी पुरानी है, लेकिन इनको टेंडर करने चाहिए। इसको नई गाड़ियां, कोई किसी को टेंडर देते हैं, उसके पास गाड़ियों के पैसे नहीं, कुछ नहीं। मैं कहता हूं निगम पार्षद को आप जिम्मेवारी दे दो कि आप 10 गाड़ियां ले आओ आपके वार्ड के लिए। हम अपने वर्करों को कहेंगे एक एक गाड़ी आप खरीद के ले आओ, आपकी कंपनी में लगा देते हैं, नई गाड़ी आ जाएंगी और हमें भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन ये जानबूझ के कर नहीं रहे, ये चाहते हैं गंदगी फैले, ये परेशान हो, ये बदनाम हो। लेकिन अब तो भाई निगम भी हमने आप लोगों को दे दिया, अब तो काम कर लो। अब कूड़े के जो पहाड़ लगे हुए थे वो ज्यादातर हमने साफ करवाए, कोई थोड़े बहुत लगे, एक तो बिल्कुल ही साफ कर दिया। तो केजरीवाल जी की देन है, जो कूड़े के पहाड़ भी हमने साफ करवाए। आज कह रहे नहीं हमने किया है जी, हमने किया, कुछ भी नहीं कर रहे हैं लोग। मेरा निगम का यहाँ पे एक हॉस्पिटल है, छोटा डिस्पेंसरी, यहाँ उस पे अपना बोर्ड लगा दिया इन लोगों ने। अभी एमएलए उसका उद्घाटन करके आया, कौन सा आयुष्मान किस नाम से किया है, उस पे अपना बोर्ड लगा दिया, अपने नेम प्लेट लगा दिए। अरे ये तो बने बनाए भाई, ये तो पहले ही चल रहे हैं। इन पे कोई नया प्रोजेक्ट लेके आओ ना, नया हॉस्पिटल डिस्पेंसरी बनाओ ना, जिससे पता चले जनता को। ये तो जो हम काम किया है, हमने केजरीवाल जी ने जो काम किया है उन्हीं के करे हुए कामों पे बोर्ड लगा रहे हैं। इनकी नई उपलब्धि तो कुछ है नहीं। आज दिल्ली के अंदर इलेक्शन करा लो, 70 में से एक भी सीट आ जाए तो आप मुझे बता देना। इनके लोग इतने परेशान रहे ये तोड़ फोड़ की। नजफगढ़ साइड इन्होंने कॉलोनियां तोड़ी है जी, और दुनिया भर सर हम तोड़ने फोड़ने पर बाद में आएंगे, पहले हम बात करते हैं आपके बिंदापुर वार्ड जी जी कि बिंदापुर वार्ड में आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ी परेशानी क्या है और आप उसको हल कैसे कर रहे हैं? देखो, मेरे वार्ड में निगम की तरफ से कोई परेशानी नहीं है। एमएलए के सीवर इतने भरे पड़े हैं कि कहीं सफाई भी होती है तो उसका गंद निकाल के डाल जाते हैं, जबकि ऑर्डर है कि सीवर के अंदर से गंद निकालोगे तो साथ के साथ उठा के लेके जाओगे। आज भी इतनी जगह गंद पड़ा हुआ। कल मैंने अपने सैनिटरी इंस्पेक्टर से फोन करवाया, इनके जल बोर्ड के जेई को, या तो भाई इनको उठा लो, नहीं आपको हम चालान दे रहे हैं। कल कह रहे थे हम उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने उठाया नहीं। जानबूझ के गंदगी फैला रहे हैं, सीवर भरे पड़े हैं। इनके अंडर में जो नालियां हैं वो भी भरी हुई है। जो हमारे अंदर नाली आती है हमने टोटली साफ करा दी है। कल मैंने सर्टिफिकेट भी दिया अपने एसआई को कि मेरे यहाँ सारी नालियां साफ कर दी। तो ये लोग जानबूझ के, हमें खत्ता है, हमारे यहाँ खत्ता बना हुआ, आप हालत देखना उसकी, जाते जाते एक कोने पे ही है खत्ता देखना। ये 5-5 दिन गाड़ियां नहीं लाते, खत्ते में कूड़ा दान इतना रोड के बाहर आ जाता है। जानबूझ के ये लोग वो करते हैं जी। अच्छा ये बताइए कि आप भी पार्षद हैं, आपकी पत्नी भी पार्षद हैं, तो दोनों की जो जिम्मेदारी है वो जनता के प्रति, क्योंकि आप रह चुके हैं और आपकी पत्नी भी रह चुकी है, तो क्या वो भी मैदान में उतर करके वैसे ही काम करती है? बिल्कुल वैसे ही करती है। जब मैंने इलेक्शन लड़ा था, मैंने लोगों से एक वादा किया था, आपको एक निगम पार्षद नहीं मिल रहा है, 2-2 निगम पार्षद मिल रहे हैं। मैं भी निगम पार्षद था, मेरी पत्नी भी आप निगम पार्षद बनाओगे, दोनों काम करेंगे। ये दफ्तर में बैठ के काम करेगी, लोगों के साइन करेगी, लेटर टाइप कराएगी, शिकायतें करेगी कहीं जेई को, एई को, एसआई को, और मैं फील्ड के अंदर मोटरसाइकिल लेके घूमूंगा, कहाँ कहाँ गंद फैला हुआ है, क्या हो रहा है। हम दोनों निरंतर लगे रहते हैं अभी। और कभी भाई एक पारिवारिक घर है, पोतियां भी हैं घर के अंदर, कभी जरूरत पड़ जाती है तो वो घर पे भी रह लेती है, घर को भी संभालती है। अच्छा, इसका पारिवारिक जीवन पर कोई असर वैसा कोई असर नहीं। मेरी मिसेज, आप लोग एंजॉय करते हैं बहुत ज्यादा? बिल्कुल। मैं बताऊं कि मेरी मिसेज बड़ी पाठ पूजा वाली है, और जिस दिन मैंने इलेक्शन लड़ाया उसको यहाँ पे मैं लेके आया, उसके मुंह के वर्ड थे मेरे से। जब लोग आते थे मेरे से धर्म के नाम से कोई पर्ची कटवाने या कोई, मैं लोगों की हेल्प करता हूँ,
जब वो देखती थी कि मेरी पाठ पूजा से ज्यादा धर्म आप कमा रहे हैं, खुद मेरी मिसेज के मुंह से ये जबान में ये उनके वो थे कि मेरे से ज्यादा आप पूजा पाठ कर रहे हैं। तो हम पर साथ मेरी मिसेज इतनी पाठ पूजा वाली, सुबह भी पूजा करती है, शाम को भी करती है 1 घंटा, और वो लोगों में इतना विश्वास करती है कि लोगों की गरीबी और दुखी वो किसी को देखना नहीं चाहती है। वो दयावान है इतनी, और क्षेत्र में और निकलने के बाद और पता चल रहा है कि क्या गरीबी होती है क्या नहीं होती है। बड़ी दयालु है वो, और क्षेत्र का विकास भी कर रही है, लोगों की सुन भी रही है, लोगों की हेल्प भी कर रही है। अच्छा, जब आम आदमी पार्टी आई थी तो जी। उनका एक नारा था कि हम वुमेन सेफ्टी पर काम करेंगे जी। बिंदापुर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के किस तरह से काम किया जाता है? देखो, बिंदापुर में पुलिस तो बाद में आती है, पहले हम ही संभाल लेते हैं, हम बदमाशी नहीं होने देते हैं। और मेरा नाम तो एक ऐसा है कि हेल्प के रूप में तो कोई भी किसी के साथ कोई छोटी मोटी घटना होती है तो सबसे पहले मेरे पास ही आते हैं। भैया हमारे बच्चों के साथ ये अत्याचार हुआ, ये हुआ, पीछे स्कूल में कोई एक घटना हो गई थी, मैंने ज़्यादा हौला नहीं मचने दिया और मैंने उस टीचर को जेल भिजवाया। अच्छा। और आज तक छूटा नहीं है वो, मेरे हिसाब से हो गए होंगे 3-4 साल पहले की बात है। तो हम हेल्प करते हैं, हम यहाँ बदमाशी नहीं होने देते। बाकी पुलिस भी बैठी है, ऐसी बात नहीं, पुलिस को भी फ़ोन करते हैं, बीट वाले आ जाते हैं और वो भी हमारी हेल्प करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। बहुत अच्छी बात है ये तो। अच्छा, ये बताइए कि दिल्ली में पानी और बिजली ये मूलभूत सुविधाएं हैं जो जरूरी हैं, और जो आम आदमी पार्टी जब आई थी तो उन्होंने कहा, दावा भी किया था कि हम ये चीज करेंगे, लेकिन अब जो हालात हैं वो बदले हुए हैं। तो वर्तमान में बिजली और पानी की जो समस्याएं हैं वो किस तरह की स्थिति इस समय पे है? सारी चीजें मिल रही हैं या कठिनाइयां आ रही हैं? नहीं, बहुत कठिनाई आ रही। जब तक हमारी सरकार केजरीवाल जी की थी, बिजली तो ऐसे लगा लो कि कभी 2 सेकंड के लिए झटका मारा है, उसके बाद दोबारा आ गई है। और मैं अपनी खुद की घटना बता दूं, मेरे यहाँ भी इन्वर्टर लगे हुए थे, यहाँ भी आप ऊपर भी जाके देखोगे तो उसका वो एंगल ही बना हुआ रखा मिलेगा, लेकिन उसके अंदर जो बैटरी रखी हुई थी वो नदारत है, क्योंकि लाइट जाती नहीं थी। मैंने उठा के अपना घर का भी यहाँ भी इन्वर्टर, अपने बैटरियाँ सारी गांव में भिजवा दी थी, क्योंकि लाइट के मामले जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे पब्लिक भी कर रही थी, सब एक ही विचार होता था, गांव में भिजवा दिए थे। लाइट के मामले में ये हो रहा है इस टाइम, रात को 2 बजे भी लाइट जा रही है, 3 बजे भी जा रही है, दिन में भी जा रही है। मेरे घर पे भी इतनी जा रही है कि मैं एसडीओ को फ़ोन मारता हूँ, डीजीएम को फ़ोन मारता हूँ, मगर भाई ये क्या गदर है यार, पहले केजरीवाल जी थे तब भी तो लाइट आती थी, अब ऐसा क्या हो गया? कहीं नेपाल में या खालिस्तान कहीं पे या अगर अफगानिस्तान में तो तुम लाइट नहीं भेज रहे हो? यहाँ के लोग इतने परेशान हो रहे, लेकिन लोग इतने परेशान हैं लाइट के मामले में और पानी के मामले में और सीवर के मामले में। पानी की मैं बता दूं आपको, जहाँ पे हम बैठे हैं 100 फुट 150 फुट नीचे पानी था। केजरीवाल उसमें समरसल में केजरीवाल जी ने पानी दिया, टोटियों के अंदर पानी आने लगा, उसके बाद जमीन का लेवल 6 फुट का आ गया। यहाँ ये लगा लो 6 फुट पे पानी है। 6 फुट का लेवल इसलिए आया है, जितने समरसल लगे हुए थे वो सब बंद हो गए थे, पानी आना ठूठियों में शुरू हो गया था, इसलिए जमीन का पानी निकल नहीं था, 6 फुट पे पानी इसलिए आ गया था। आज वही स्थिति फिर दोबारा से हो गई है, लोग अपने समरसल लगवा रहे हैं, और वो समरसल आज ये बीजेपी वाले कभी तो एसडीएम को भेजते हैं, कभी तहसीलदार को कहते हैं। मेरी कई बार नोकझोंक होती है क्षेत्र के अंदर, जब ये लोग आते हैं हम एक ही बात कहते हैं, इस गरीब जनता को पानी दे दो, समरसल लगवाएंगे नहीं। जब पानी नहीं है तभी तो हम लोग समरसल लगवा रहे हैं, आप लिख के दे दो कि हम पानी दे देंगे। ये लोग जमीन में से पानी नहीं निकालने दे रहे और ठोठुओं में पानी नहीं दे रहे। या ऐसा क्या होगा कि 5-6 महीने के अंदर वो पानी भी गायब कर दिया इन लोगों ने, बिजली भी गायब कर दी, और सीवर की तो ये हालत है, केजरीवाल को जानबूझ के इन लोगों ने परेशान किया। जितने ट्रीटमेंट प्लान थे जो 24 घंटे चलते हैं, इन्होंने 4 घंटे चलाए, 20 घंटे तक ट्रीटमेंट प्लांट इन्होंने बंद रखे, जिससे कि लोग परेशान हो और केजरीवाल को गाली निकाले, हमारी सरकार आए। मेरे यहाँ उत्तम नगर विधानसभा में मेरे एमएलए 22,000 वोट काट दिए इन लोगों ने। 22,000 का मतलब होता है डबल मार होती है 44,000। ये तो जानबूझ के सत्ता तय है इन लोगों ने, परेशान कर करके वोट काट के। नहीं, वैसे कोई ऐसी कोई हारने वाली बात नहीं थी यहाँ पे। आज भी नरेश वाल्यान को याद करते हैं लोग।
उनके काम को याद। यहाँ तो एमएलए मिलता नहीं। अच्छा, ये जो आपने पानी की बात बताई, क्या ये जो बीजेपी विरोध करती थी कि आम आदमी पार्टी टैंकर माफिया बन गई है, तो कि टैंकर्स भिजवा रही हैं, आज क्या टैंकर्स आ रहे हैं जगह पे? बिल्कुल आ रहे हैं, प्रताप गार्डन में पूरे में टैंकर आ रहे हैं। मैंने वहाँ पे एक लाइन केशवराम पार्क से मेन लाइन जारी है 24 इंची की लाइन, वहाँ से एमएलए फंड से मैंने एमएलए को कह के वहाँ पे लाइन पास करवाई। इन बीजेपी वालों ने वो लाइन लगने नहीं दी, ये हालत थी, लाइन नहीं जोड़ने देते थे। तो टैंकर्स मंगवा करके काम। मुसीबत नहीं, एक ही कॉलोनी, ज्यादा नहीं है। अच्छा। मेरे यहाँ 21 कॉलोनी है, इसी कॉलोनी प्रताप गार्डन में टैंकर आते थे। एक लाइन मैंने डलवाई 4 इंची की, उससे थोड़ी राहत मिली, आधे टैंकर हो गए थे। लेकिन अब आ रहे हैं, पानी नहीं आ रहा, फिर वही हाल होगा वहाँ पे। क्या करें, लोग पानी तो पीना ही, फिर पानी के लिए परेशान। बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा, ये बताइए, अभी इलेक्शन से पहले नरेश बाल्यान जी को शराब घोटाले के केस में अरेस्ट किया गया था, उस पर आपकी क्या राय है और क्या कहना चाहेंगे आप उस पर? देखो, सच्चाई ये तो यही है कि उस आदमी के पीछे सरकार पड़ी हुई, कभी बदमाशी का रोल बताते हैं, कभी शराब का रोल बताते हैं, कहीं पैसे का ईडी का छापा मरवाते हैं, कभी सीबीआई का मरवाते हैं। अरे कोई पैसे वाला है तो भाई पैसे तो रखेगा, और वो खानदानी पैसे वाला है, किसी चीज की कमी नहीं उस आदमी के पास, खानदानी पैसे वाला है तो पैसे तो होंगे उसमें, तो कोई वो है नहीं भाई। तो उस पर इस तरीके से अरेस्ट करना और परेशान करना, उसकी वजह क्या है? वजह ये है, पार्टी ज्वाइन नहीं करी बीजेपी उन लोगों ने। कैलाश गहलोत ने ज्वाइन करी, बढ़िया साफ सुथरा, आज वो पार्टी ज्वाइन आज कर लो, सारे केस खत्म हो जाएंगे। लेकिन वो आदमी, जैसे मैं केजरीवाल का भगत हूँ, वैसे नरेश बाल्यान भी केजरीवाल का भगत है, नहीं गया, टूट नहीं रहे, और तोड़ने के लिए सारी चीजें की गई हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार वोट नहीं काटती और बेईमाना नहीं करती, तो सरकार आम आदमी पार्टी की दिल्ली के अंदर आ रही। आज बिहार का देख लो आप, जो दिल्ली के अंदर कर रहे हैं वो बिहार में कर रहे हैं, जबरदस्त। ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, कुछ भी नहीं, इनका एक ही मकसद है, लेके नीचे प्रधानी से और पीएम पद तक आम आदमी पार्टी होनी चाहिए। और जनता पागल नहीं, आक्रोश में भरी हुई है। कभी ऐसा ना हो श्रीलंका की तरह या और की तरह लोग सड़कों पे निकल के आ जा रही है, लास्ट में होना आपको बताऊं, लोगों तक गले, बेरोजगार इतनी फैल गई है, लोगों को धंधा नहीं। आज बच्चे को इतने गलत काम कर रहे हैं। दिल्ली की, भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर आप इनका रेशा निकालो बदमाशी का, मेरी बहन बेटियों के साथ अत्याचार का कितना रेशा आता है, बढ़ रहा है। ये सब कुछ बंद कर देंगे, धीरे धीरे सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, सब खत्म कर और देंगे, लोग दोबारा से पसंद करेंगे। फिर भाई केजरीवाल ना तो अपने घर से देता था, केजरीवाल देता था लोगों से, जो टैक्स आता था, हाउस टैक्स हो, रोड टैक्स हो, इनकम टैक्स हो, लोगों के पैसे लोगों को वापसी देता था, या रोड नालियों में और कामों में लगाता था। आज ये हो रहा है कि ये धीरे धीरे इसको कम कर देंगे, और वही उसी नीति पे आ जाएगा। जैसे कांग्रेस का एक ठेका, एक पुल का छूटा था 100 करोड़ का, बाद में वो रीटेंडर छूट रहा है, 50 करोड़ और बढ़ा दिए, 150 करोड़ में जाके पूरा होता था। ये काम ये भी शुरू कर देंगे अब जल्दी, ये लोगों को सुविधा नहीं देंगे। ये अच्छे लोगों की, पूंजीपतियों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी नहीं है। गरीब लोग देश के बारे में सोचते हैं, गरीब लोग ही वोट डालने जाते हैं, पूंजीपति तो आधे लोग भी नहीं जाते हैं। और ये लोग हैं जो भी, आज किसी का पुल बनना है, कोई रोड बनना है, तो यही लेबर होते हैं गरीब आदमी जो जाके बनाती है। तो इसलिए गरीबों के हक में नहीं है, ये गरीबों की दुश्मन है, और ये कुछ भी काम नहीं करेंगे, दिल्ली का नाश करेंगे और कुछ नहीं। अच्छा, ये बिहार में जब कार्रवाई हो रही है, तो फिर आप पार्टी का हल्ला क्यों? देखो, सच्चाई ये है कि, मैं एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा बोल देती हूँ। भारत में बांग्लादेशी और अन्य देशों के घुसपैठियों पर आपकी क्या राय है? क्योंकि बिहार में जब कार्रवाई हो रही थी, तो फिर आप पार्टी का हल्ला क्यों है? देखो, बांग्लादेशियों के बारे में तो मैं यही कहूँगा, हमारे देश में जनसंख्या इतनी है, बगैर पासपोर्ट के वो यहाँ पे आते हैं, रहते हैं, तो उनको आउट करना चाहिए। लेकिन आज बिहार के अंदर जो हो रहा है, वोट काटे जा रहे हैं, सब कोई बांग्लादेशी नहीं है, वो खाली इलेक्शन जीतने का है। जैसे दिल्ली के अंदर इलेक्शन में इन्होंने किया है, मैं उत्तम नगर में बता दूं, मेरे नरेश बाल्यान के 22,000 वोट काटे,
22,000 का मतलब होता है 44,000 मार करता है, डबल मार करता है। वही हाल वहां करने जा रहे हैं। वहां ये कितने भी वोट काट लो, लेकिन इनकी वहां पे कुछ जीतने वाले नहीं है। वहां पे वो जानबूझ के, कोई बांग्लादेशी नहीं, कोई विदेशी नहीं वहां पे। जहाँ पे मुस्लिम ज्यादा है वहां पे वोट ये ज्यादा काटेंगे। इनका एक ही मकसद है, मुसलमानों के वोट काट दो, गरीबों को वोट काट दो, तब हम इलेक्शन जीत जाएंगे। इनकी सोच गलत है। काम करेंगे तो जीतेंगे, जब काम ही नहीं करेंगे तो कहाँ से जीतेंगे। आप दिल्ली में जीत तो गए वोट काट काट के, लेकिन लोग तो रो रहे हैं ना। लोग चिल्ला रहे हैं काम के लिए, कोई काम ही नहीं कर रहा है। तो ये लग रहा है कि आने वाले समय में ये पूरी तरीके से दिल्ली को खत्म कर देंगे। जिस तरह का आम आदमी पार्टी सोच रही थी उस तरीके की चीजें नहीं रहेंगी दिल्ली में। देखो, जैसे ये लोगों के मकान तोड़ रहे हैं, दिल्ली छोड़ के तो जाने वाले नहीं। तुम तो वहाँ कॉलोनी के मकान तोड़ रहे हो, तो ये जहाँ पास कॉलोनियाँ वहाँ के बच जाएंगे। वोट तो बनाएंगे अपने, वोट तो देंगे। लेकिन जो इनको देते थे, एक कॉलोनी में 1000 आदमी रह रहे, मैं कहता हूँ 600 आदमी आम आदमी को देते, 400 तो इनके भी होंगे। वो 400 भी इनको वोट नहीं देंगे अगली बार, बता रहा हूँ। ये बुरी तरह से हारेंगे अगली बार दिल्ली के अंदर। और निगम में आप देख लेना, अभी 2.5 साल बाद निगम का है, निगम में देख लेना, इनको बुरी तरह से हराएंगे लोग निगम के अंदर। निगम में भी परेशान है, लेकिन निगम में तो ये कहा जा रहा है ना कि इस बार ज्यादातर सीटें आम आदमी पार्टी की आई हैं। सरकार इनकी कहाँ चलने दी, सरकार ये बना रहे हैं। लेकिन मैंने जिंदगी में, मुझे 43 साल हो गए दिल्ली में, निगम का सदन भी रात को चलते हुए देखा मैंने। रात को पूरी रात, सुबह 4 बजे तक बंद रहा, फिर भी समाधान नहीं निकला। फिर भी इतने बेशरम थे ये लोग, सदन को चलने नहीं दिया, ना कोई कमेटियां गठित होने दी। ये हालत है इन लोगों की। अगर कमेटी गठित हो जाएगी तो काम होगा। हाँ, ये कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, आप लोगों के साथ डायरेक्ट संवाद कैसे करते हैं, लोगों से कैसे कनेक्ट होते हैं? मेरे को 43 साल हो गए यहाँ बिंदापुर में, और मेरा एक परिवार की तरह नाता है। किसी की ब्याह शादी हो, किसी का जन्मदिन हो, मरण तेरहवीं हो, मैं हर घर में जाता हूँ और एक परिवार की तरह रहता हूँ। मेरी आदत झूठ बोलने की नहीं है। किसी को ये नहीं कहूँगा तेरा ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मैं निगम पार्षद पहले भी रहा, तब भी मैंने कुछ लोगों को नौकरियाँ भी लगाई है, कुछ प्राइवेट भी काम दे रखे। मेरा एक इतना बढ़िया सा संगठन है, बहुत अच्छा। कभी भी याद करो, लोग इकट्ठे हो जाते हैं और काम करते हैं तो लोग इकट्ठे होते हैं। मेरे यहाँ ज़्यादातर महिलाएं काम कराने के लिए आती है। माँ को माँ समझता हूँ, बेटी को बेटे, बहन को बहन, मतलब एक परिवार की तरह मेरा रहता है। मैं एक ऐसा आदमी हूँ निगम पार्षद, यहाँ किसी के घर में भी कोई आदमी नहीं है तो मैं जाके चाय पी सकता हूँ। मेरे पे इतना विश्वास करता है। मेरी नज़रें बड़ी साफ। मेरे बाप ने जब भेजा था तो 2 बातें कहकर भेजा था, किसी का बुरा मत करना, किसी की बहन बेटे मत ताकना। तो मैं अपने बाप के आदर्शों पे चलता हूँ, इसलिए लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। किसी की कोई हेल्प करनी हो तो मैं बढ़ चढ़ के वहाँ भी आगे जाता हूँ। ऐसे ऐसे लोग होते हैं जिनको फूल चुगने के बाद हरिद्वार तक भी नहीं जाता है, उनके लिए भी मैं पैसे दे के चलो लेके जाओ हरिद्वार छोड़ के। अपनी गाड़ियाँ भी ले जानी हो मेरी। कोरोना काल में मैंने लोगों को अपनी गाड़ियाँ दी हैं। लोग डरते थे गाड़ियाँ देते टाइम भी। कोरोना काल में मैंने अपनी गाड़ियाँ दी, मेरी गाड़ी में बैठ के ले जाओ ड्राइवर है और जाओ हॉस्पिटल एडमिट हो जाओ। तो मैं लोगों के काम आऊँगा। हर वक्त काम आते थे आप, हर सिचुएशन में काम आए हैं। अच्छा राघव जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आपने स्टार्टिंग में ही कहा जी कि मैं किसी कुछ भी हो जाए आम आदमी पार्टी नहीं छोड़ूंगा जी। मैं ये आज यहाँ अपने ऑन कैमरा भी ये बात कही है। अच्छा, जैसे कि दिल्ली में स्थिति हम देख रहे हैं, लोग कट रहे हैं अब आम आदमी पार्टी से। तो जो आज की युवा है, जो आज के लोग हैं, अगर आम आदमी पार्टी में आप उन्हें जोड़ना चाहें तो क्या मैसेज देंगे कि वो आम आदमी पार्टी से कनेक्ट हो? नहीं, जुड़ रहे हैं, ईमानदार आदमी है आम आदमी पार्टी के, और ऐसी बात नहीं, कोई कट नहीं रहा, जुड़ रहे हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ मैं पार्टी को नहीं छोड़ता, वैसे मेरे वर्कर कहते हैं। कोई एक आदमी तोड़ के दिखा तो नहीं तोड़ते हैं वो लोग। आम आदमी पार्टी गरीबों की पार्टी है और उनके हित में काम किया है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बढ़िया काम किया। दवाइयाँ नहीं मिलती थी, आज देखो क्या हालत है। वही पहले वाली पोजीशन फिर आ गई। और आम आदमी पार्टी के टाइम में टोटली दवाइयाँ हॉस्पिटलों से मिलती थी, टोटली। मैं खुद लाता था अपनी दवाई भी, कभी मुझे कोई जरूरत पड़ती थी तो मुझे भी हॉस्पिटल में जाके दवाई मैं ले आता था। और आज ये हो रही है, एक लेडीज बाहर, एक दिन बाहर आके, बुढ़िया लेडीज मेरी माँ के समान, कहती भैया बहुत बुरा हुआ। मैं क्या हो गया? कह रहा हॉस्पिटल गई थी, 2 गोली दे दी मुझे, बाकी पर्चा लिख के दे दिया कि बाहर से दवाई लिया। बोला हमारा तो केजरीवाल ही बढ़िया था,
दवाइयाँ भी मिलती दवाइयाँ भी इलाज मिलती होता थी। सच्चाई है इस चीज तो लोग इसलिए कनेक्ट होते हैं। की। देसराज राघव जी, अगर हम आपसे बात करें तो ये संवाद शायद रुके ही ना, क्योंकि आप बिल्कुल कहते हैं ना कि उसको कहा जाता है कि ईमानदार जी ईमानदार नेता, जिसने जी। कभी कोई ऐसा काम ना किया हो जिसमें कि उसे रोका जा सके या बोला जी जा जी सके जी कि नहीं आप ये गलत बोल रहे हैं। तो आपके पास हर सवाल का बहुत ही जी सटीक और सही जवाब है, जी जिसे लोग पसंद भी करेंगे। और आई थिंक इस इंटरव्यू के दौरान जो हम दोनों की बातें हुई हैं, जो मेरे सवाल थे जिनका आपने जी जी बखूबी बहुत अच्छे से जवाब दिया है, जी 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 उसको देखकर लोगों के मन में जो आम आदमी पार्टी को लेकर के कई सारे सवाल थे वो भी क्लियर होंगे। और देसराज राघव जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी अपने चैनल की तरफ से, अपनी जी, तरफ जी, से, कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया, हमारे चैनल को दिया जी जी जी। और हमसे बात की। लास्ट में भी फिर मैं एक ही बात कहूंगा कि मैं राजनीति करने के लिए नहीं आया हूं, मैं अपना जीवन सुधारने के लिए आया हूं। कि पिछले जन्म में अच्छे काम किए थे तो इस जन्म में मुझे सबसे इतना प्यार मिल रहा है, मैं सेवा कर रहा हूं लोगों को। उस परमात्मा से यही कहता हूं कि मैंने अच्छा काम किया हो तो अगले जन्म में भी मुझे ऐसा ही करना, ऐसा ही जीवन संतुष्ट है अपने जीवन से? बहुत संतुष्ट हूँ। अच्छा, ये जो दिल्ली में अवैध तोड़फोड़ मच रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूंगा, आप देखो नजफगढ़ में एक कॉलोनी पूरी तोड़ दी इन्होंने। हाँ। या आप मकान बनाते हैं या मैं बनाता हूँ या कोई और भाई बनाता है, पैसे कहाँ से लाता है? कोई अपनी बीबी के जेवर बेचता है, कोई सर्विस करता है या कोई मजदूरी करता है, ये कमेटी या सिस्टम डालते हैं, कमेटी छुटा के, या कोई गांव की जमीन है, किसी के पास 1 किला है 2 किला है, गांव से बेच के, भाई रहना तो दिल्ली में ही है, चलो बेच के वहां से यहाँ ले लेते हैं, तो वो पैसा बेच के लोगों ने मकान बनाए हैं। आज वो मकान इन्होंने गिरा दिए, उस परिवार पे क्या बीतेगी आप लगाओ? क्या इनको दुआएं देंगे वो लोग? ऐसे आप देखते होंगे व्हाट्सएप पे भी, फेसबुक पे भी, कैसे कैसे औरतें गाली निकाल रही रेखा गुप्ता को। तो ये तो अत्याचार कर रहे हैं लोगों के खिलाफ और इनके भयम है। हाँ, मैं कहता हूँ ठीक है, रोड पे कहीं झुग्गियां हैं तो रोड साफ करने के लिए वहाँ करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये कॉलोनियां डालना तो गलत। उस टाइम नजर नहीं आ रहा था लोगों को, देश केंद्र में भी आपकी सरकार है, उस टाइम नजर नहीं आया कि कॉलोनियां बस रही है। उस टाइम जेई को नजर नहीं आया, प्रशासन डीसी को, कमिश्नर को नजर नहीं आया कॉलोनियां बस रही है। उस टाइम पैसे ले जाते थे, कॉलोनियां बसती रही। जब आपको पता है एग्रीकल्चर की जमीन है, कॉलोनियां बस रही है, तो उस टाइम अधिकारियों को पैसे मिलते रहे, कॉलोनियां बसती रही। लेकिन जो रहते हैं उनकी क्या कमी है मुझे बताओ? पैसे दे के मकान बना रहे हैं और आज से नहीं 50-50 साल से रह रहे हैं लोग। तो ये तो अत्याचार है, लोगों को मारने वाली बात है। यही तो लोग इनको थोड़ा सा प्रसाद देंगे आने वाले इलेक्शन में, यही इनकी विदाई समारोह करेंगे ये लोग। कई और जगह पे भी तोड़ी गई है, काफी जगह है कॉलोनियां, अभी और कॉलोनियों का भी इन्होंने नोटिस दिया है और लोग इतने मतलब डरे हुए हैं कि पता नहीं किस। बात तो ये थी ना कि जब अभी ये पीछे बना रहे थे लोग अपने घर, तो उस टाइम पे आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से ये चूक है कि पैसा लिया जा रहा है और बनाया जा रहा है। अब बीजेपी आई है तो बीजेपी का ये कहना है कि हम तो अवैध तोड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने नई कॉलोनी कोई नहीं बचने दी, कोई भी। मुझे खुद पता है, एक कॉलोनी इधर विकास नगर साइड, एक कॉलोनी विकासपुरी की, उसमें एक कॉलोनी खुद एसडीएम तोड़ के गया था। आम आदमी पार्टी में कोई भी नई कॉलोनियां नहीं बची, सब पुरानी कॉलोनियां हैं। झुग्गी वालों के भी हमेशा साथ रहे हैं, कभी उनको परेशान नहीं किया। किसी झुग्गी वालों को हटाया होगा तो कहीं प्लॉट भी, मकान भी दिए होंगे, लेकिन ये लोग तो ऐसा तबाह कर रहे हैं उन लोगों को। गरीब है तो ये नहीं यार उनको उजाड़ दे, कहीं तो आशियाना उनको देना चाहिए ना कि अपना सर ढक सके। और वो देखो बारिश के टाइम में बच्चे स्कूल जाते हैं, सब कुछ बर्बाद कर दिया उन लोगों ने। अरविंद केजरीवाल जी ने एक सर्टिफिकेट दिया था झुग्गी के लिए, तो वो सर्टिफिकेट अब तो कोई वैल्यू नहीं रखता जो उस टाइम पे दिए गए, बांटे गए। क्या वैल्यू रहेगा जब वो तानाशाह लोग आ गए जीत कर, वो मानेंगे नहीं, वो तानाशाही कर रहे हैं। उनको कुछ ऐसे करना चाहिए कि गवर्नमेंट चाहे कोई भी आए, लेकिन अगर उनकी तरफ से एक लीगल सर्टिफिकेट जारी किया गया है जिसमें कि वो अपनी झुग्गी पर वैलिड है, वो रह सकता है और नहीं रह सकता, चलिए मानिए कि आप
तोड़ रहे हैं उस चीज को, जी। तो आप उसको बदले में कहीं कुछ दीजिए। हाँ, देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। ये मैं इस चीज हक में हूँ कि लोगों के पेट पे लात नहीं मारनी चाहिए, सर पे आशियाना नहीं तोड़ना चाहिए और लोगों को देना चाहिए। इतना बुरा नहीं करना चाहिए लोगों पे। वो भी कोई बांग्लादेश से नहीं आ रहे हैं, वो कोई पाकिस्तान से नहीं आ रहे हैं, हमारे देश के लोग हैं और उन लोगों को बिल्कुल आशियाना देना चाहिए जिससे कि उनके बच्चे बर्बाद ना हो और सर ढकने इस बारिश के मौसम में सर ढक के आराम से कहीं रह सके। एक ऐसा ही केस है महिपालपुर की तरफ कि इस तरफ झुग्गियां बसी हुई हैं और बस एक जो रोड छोड़ करके दूसरी तरफ डीडीए के फ्लैट्स बन रहे हैं। जी। अगर वो वन विभाग की जगह है तो वहां साथ में डीडीए के फ्लैट्स कैसे बन गए? कैसे बन गए? बात तो यही है ना, अब ये तो जनता को परेशान कर रहे हैं, जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। ये लोग सोच रहे हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब एक बात और, मेरे आगे कोई शेड लग रहा है, कोई रोड पे तो लग नहीं रहा। अभी डिस्ट्रिक्ट सेंटर पे परसों तोड़ा है, अंदर ऊपर चढ़ के दुकानें और आगे शेड लगा रखा था बारिश के लिए या कोई बोर्ड लगा दिया, उनको भी तोड़ के चल गए इनको। तो ये तो अत्याचार वाली बात है, तानाशाही वाली बात है। इन लोगों ने ये सोच रहे कि हमारे से बढ़िया कोई काम नहीं कर रहा। ये लोग इतने बदनाम हो रहे हैं। अब 27 साल की कह रहे हैं ना, हम 27 साल में आया है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ऐसे ये काम करते रहे तो 54 साल भी आ जाए दिल्ली के अंदर तो मैं गारंटी लेता हूँ इन लोगों को। अच्छा, ये एक नारा था सेंट्रल गवर्नमेंट का कि जहां झुग्गी वहीं मकान। जी। तो इस पर कितनी खरी उतर रही है, आपको क्या लग रहा है? कहाँ उतर रही? तोड़ रहे हैं लोग, कहाँ दे रहे? नहीं, मकान बना के वहां देना चाहिए क्या? देखिए वो भी साफ सुथरे रहे, उनका भी घर बसे वहां पे, कहीं भी कुछ भी नहीं दे रहे लोग। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगी, झुग्गियों को लेकर के ही है कि इसे रोक देती हूँ, झुग्गी वाली बात बहुत खिंच जाएगी। अच्छा, नहीं, राघव जी, भारत में बांग्लादेशी और अन्य देशों के घुसपैठियों पर आपकी क्या राय है? देखो, भारत के अंदर मैं बिल्कुल इनका विरोध करता हूँ। बांग्लादेशियों का, घुसपैठियों का बिल्कुल इंडिया से बाहर करना चाहिए। जो यहाँ के मुसलमान हैं वो कट्टर भारत के हैं और भारत के बारे में आप कभी उसको कहिए भी कोई झगड़ा हुआ भारत पाकिस्तान का या चीन में भारत का, हमेशा मुस्लिमों ने भी बढ़ चढ़ के खून दिया है और लड़ाई लड़ी है। मिलिट्री के अंदर भी मुसलमान थे, उन्होंने देखा था पाकिस्तान में टैंक उड़ाए थे, उन लोगों को याद नहीं कर रहे। हमारा देश का राष्ट्रपति मुसलमान था, इतना बढ़िया आदमी जिसको परमाणु के नाम से जाना जाता है, परमाणु बम उस आदमी ने, अब्दुल कलाम जी, उन्होंने परमाणु बम उन्होंने बनाए। मुसलमान किसी का बुरा नहीं है, मिलजुल के रहते हैं। इन लोगों ने इतनी द्वेष भावना कर दी है, आज मुसलमान का जीना हराम हो रहा है। क्या उनके बच्चे नहीं है? क्या उनकी जमीन जायदाद नहीं है? जब शादियां होते थे हिंदू मुस्लिम आपस में मिल के शादियों में एक दूसरे की हेल्प करते थे। आज छोटे से बच्चे के अंदर भी द्वेष भावना इतनी कर दी कि ये बच्चा हिंदू का है, ये मुसलमान का है। हम 1947 में पहुंच गए जहां मैं एक बात कह रहा हूँ, 1947 कर रहे हैं ये लोग। मैं एक बात कह रहा हूँ, इनके पास क्या मुद्दा है इलेक्शन लड़ने का? हिंदू मुस्लिम के अलावा बता दो इनके पास क्या मुद्दा है, मुझे ये बता दो। कहीं भी जाते हैं हिंदू मुस्लिम, कोई मुद्दा नहीं है कि कोई बेरोजगारी खत्म कर रहे हो, महंगाई कम कर रहे हो, बच्चों को नौकरी लगा रहे हो। आज हमारे बच्चे, मैं जाति से राजपूत हूँ, राजपूतों में जाटों के अंदर कहाँ जाते हैं लोग सर्विस करने के लिए? मिलिट्री में, पुलिस में। आज हमारे रिश्ते करने आते हैं बच्चों के, तो जो रिश्ते लड़के वाला कहता है भाई मिलिट्री में है, मैं हाँ मिलिट्री में, भाई मेरा लड़का कौन सी मिलिट्री में, ये पूछते हैं कौन से मिलिट्री में। और वो 4 साल वाली मिलिट्री ऐसी कर दी है, उस आदमी का जीवन बर्बाद कर दिया, ना घर का रहे ना घाट का। 4 साल नौकरी मिलने के बाद उसको कोई नौकरी नहीं, घर भेज देते, ना पेंशन है ना उसको कोई ऐसी कोई वो दिया है कि भाई ये सेना था, सेना में भर्ती था। वो आदमी आने के बाद हथियार चलाना सीख गया, ट्रेनिंग है, वो बदमाश बनेगा और क्या करेगा? आप बताओ। आप ये कहना चाहते हैं जिनको मिलिट्री में आप भेजा जाएगा या तो वो जाएंगे नहीं, और जाएंगे तो फिर वो कुछ नहीं, परमानेंट दो ना नौकरी, परमानेंट नौकरी दो, उसको पेंशन मिले रिटायरमेंट की, और एक सेना का उसको छाप मिले कि सेना का सिपाही है, सेना का सूबेदार है, मेजर है।
मेरे खुद के परिवार में मेरी सिस्टर वार विडो है और लड़ाई के अंदर मरे थे, वो नागालैंड के अंदर है। आपको बताऊं कि आज उसको पेंशन मिलती है कम से कम 60,000 रुपए, और कीर्ति चक्कर मिला 16,000 रुपए कीर्ति चक्कर के मिलते हैं। और 150 बीघा पक्की जमीन गांव में ली हमने, सरकार ने दी है। अब ये तो है ना उसके, ठीक है आदमी जाता है, औरत के लिए तो सुहाग सबसे बड़ा है, लेकिन आदमी जाने के बाद उसको कुछ मिलता नहीं तो उसके बच्चे, वो तो जिंदगी खराब होगी ना। आज कुछ है, कम से कम पेंशन भी मिल गई है, जमीन भी मिल गई, तो परेशान तो नहीं होगी, किसी पे निर्भर तो नहीं रहेगी। आज औरत का जीना हराम हो जाता है। विडो लेडीज की तरह से 10 आदमियों की आंख कैसे रहती है, भेड़िए की तरह। अपने बहन बेटे नहीं मानते, इतने लोग गंदे हैं इस देश के अंदर, बता रहा हूँ आप। इसलिए देखते हैं। बिल्कुल मैं सच्चाई कहने वाला हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए राघव जी, बहुत ही अहम सवाल है आपसे जी, कि दिल्ली में जो ये हार हुई है आम आदमी पार्टी की, अब आने वाले 5 साल बाद, 4 साल बाद आम आदमी पार्टी के लिए ये अपॉर्चुनिटी साबित होगी, या ये हो जाएगा कि जो 23 सीटें आई हैं फिर वो 0 पर आ जाएगी और आम आदमी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा? लोगों से वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस यही कहना पड़ेगा मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, अपना आप जीत जाऊंगा। इतने लोग बदनाम हो जाएंगे, बीजेपी के लोग। दोबारा से आम आदमी 17 में से 17 सीटें आ रही है, आपको बता रहा हूँ। जैसे काम कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, 5 साल बाद आम आदमी 100% आनी है दिल्ली के अंदर। हर आदमी इतना तंग हो रहा है, इस 5-6 महीने में इतने लोग तंग आ चुके हैं, और इनका रूटीन में यही काम चलेगा, आपको बता रहा हूँ। हर हालत में आम आदमी। किस तरीके से लग रहा है कि तंग आ रहे हैं, जब बीजेपी भी आम आदमी पार्टी की तरफ फ्री बस दे रही है, 200 यूनिट बिजली फ्री दे रही है, पानी दे ही रही है, तो फिर कहां से लग रहा है आपको कि बीजेपी नहीं आ पाएगी? महिलाएं बसों में जाती है, 10% कार्ड बनाए होंगे इन्होंने, 90% महिलाओं को आउट कर दिया। नरेश बालियान जी को शराब घोटाले में अरेस्ट किया गया था। जी जी। और उन पर आरोप लगाए गए कि शराब घोटाला किया है, उस पर आपका क्या कहना है? क्या कुछ भी नहीं, कोई शराब घोटाला नहीं था, कोई कुछ भी नहीं था। एक दबंग नेता है और उत्तम नगर की जनता नरेश बालियान को चाहती है, इसलिए उन पे जानबूझ के ये आरोप थोपे गए हैं। नरेश बालियान का ऐसा कुछ नहीं, खानदानी आदमी है, पैसे वाला है, इसलिए उसको दबाना चाहते हैं, और बीजेपी अपनी साइड उसको खींचना चाहती है, और कुछ भी मकसद नहीं इन लोगों। खींचने के लिए आरोप लगा के अरेस्ट कर रहे हैं? बिल्कुल, उनका मकसद ये भाई ईडी सीबीआई सब इनकी है। जैसे तोता बोलता है ना बोल राम, तो ऐसे ही वो बोलते हैं, इसलिए सारी एजेंसियां इनके पीछे लगा देती है। जो एमएलए इनके पास नहीं आता, अच्छा, उनको जबरदस्ती एक सवाल है आपसे कि उत्तम नगर की अगर बात की जाए तो आपने कहा कि इनको अपनी तरफ खींचना चाहती है बीजेपी के पास, तो खुद भी अच्छे कैंडिडेट हैं, तो वो क्यों उत्तम नगर में कहाँ बता दो? उत्तम नगर में पवन शर्मा जो जबरदस्ती जिताया, ये तो 22,000 वोट काटे, 22,000 का मतलब 44,000। उनका भी रिकॉर्ड देख लो आप, वो तो निगम पार्षद रहे, निगम पार्षद में लोगों ने हरा दिया था उसको। निगम साहब तो एक बार रहा, दोबारा तो एक्सेप्ट भी नहीं किया लोगों ने। और पवन शर्मा जी तो एरिया के अंदर 5-6 महीने हो गए इलेक्शन को, लोगों को शकल भी नहीं दिखा रहे हैं, दिख नहीं रहा है। उसका यही नहीं पता जीतने के बाद कहाँ चला गया, लोग ढूंढ रहे हैं उसको, नहीं मिल रहा। तो इसलिए चाहते हैं, बीजेपी चाहती है कि नरेश बालियान जो है वो किसी तरीके से बीजेपी ज्वाइन करके बीजेपी में शामिल हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही चाहते हैं, बिल्कुल। अच्छा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह के ये आरोप आम आदमी पार्टी पर लगे हैं कि आम आदमी पार्टी ने टिकट सेल किया, उनकी जो पार्टी में जैसे कि मिनिस्टर लेवल के लोग थे उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, और जो बच्चे हैं वह उनको अरेस्ट कर लिया गया है, तो ये सब चीजों में आम आदमी पार्टी की जो स्थिति है वो धूमिल नहीं हो रही है? आपको क्या लग रहा है, किस तरह की छवि बन रही है आम आदमी पार्टी की? जो लालची आदमी थे सत्ता के और जो डरपोक लोग थे वही पार्टी छोड़ के गए। उनको आदत पड़ गई मक्खन खाने की, इसलिए उस पार्टी में चले गए मक्खन खाने के लिए। यहाँ भी खा गए, अब देखे आगे मक्खन नहीं मिलेगा तो उस पार्टी में चले गए वो लोग। ये लोग, मैं तो ये कहता हूँ पार्टी के विद्रोही लोग थे ये लोग, ये लालच में पड़े हुए थे। आपने देखा होगा, ये जिस पार्टी से कुछ लोग बाहर निकले हैं वो घर बैठे हैं, अभी तक कुछ बन नहीं पाए। 1-2 ही हैं जो बीजेपी ने इस बार इलेक्शन जिता दिया, वही, बाकी तो इस पार्टी से जो भी गया घर ही बैठे मिला है। जैसे कि कृष्ण गहलोत है, वो भी भारी बहुमत से जीत गए,
सॉरी माफ कीजिएगा, ये कौन? नहीं, ये क्या, जो नजफगढ़ वाले हैं, कैलाश गहलोत, सॉरी कैलाश गहलोत जो हैं वो जीत गए और अच्छे बहुमत से जीते हैं। बिजवासन विधानसभा उन्होंने जीती है और वो अच्छे पद पर हैं। तो उन्हें ये पता था कि आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद जीतेंगे जरूर, क्योंकि जनता उन्हें पसंद करती है। जनता जुनता तो देखो, जो काम करता है उसको पसंद करती है। यदि जनता उनको पसंद करती है तो नजफगढ़ से इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा? नजफगढ़ से लड़ना चाहिए था उन लोगों को। वो सत्ता के लालची थे और डरपोक आदमी थे। उसके ऊपर जब छापा मारा है सीबीआई का, उसके बाद डर की वजह से वो चले गए आम आदमी उसमें बीजेपी के अंदर। आम आदमी पार्टी छोड़ गए वो लोग। ये डरपोक लोग थे जो वहां पे बचना है तो बीजेपी ज्वाइन कर, एक ही मिल सकता है उन लोग। तो ये, लेकिन हाँ, इस तरह से जो हुआ ये वाकया, क्या ये आम आदमी पार्टी की छवि को धूमिल नहीं कर रही है? देखो कुछ भी नहीं है। पार्टी में असली और नकली का एक ही छटनी हो रही है। जो नकली है वो लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, जो असली इस पार्टी में रह रहे हैं। आज 2 जगह इलेक्शन हुए हैं तो पार्टी के सभी की ड्यूटी लगी हुई थी। गुजरात में देख लो, पंजाब में देख लो, अब ये पीछे पड़े हैं। जैसे ये रिजल्ट आए इनके, मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ ये हो जाएगा जी, केजरीवाल जी के खिलाफ ये हो जाएगा, संजय सिंह के खिलाफ ये हो जाएगा, फिर वही गाना शुरू कर दिया इन्होंने। अरे भाई इलेक्शन तो आने दो, बाद में देख लेना, पहले इलेक्शन लड़के ये तो देख लो। और आपको बता दो, आपको पंजाब में जो पिछला रिजल्ट रहा है ना, उससे भी बेहतर आएगा इस बार। इतना काम कर, इतना अच्छा काम कर रहे हैं मान साहब वहाँ पे भी। अच्छा जी, आपको भरोसा है कि पंजाब में दोबारा पूरा भरोसा, आम आदमी पार्टी की ही गवर्नमेंट आएगी? जो दिल्ली का रिजल्ट है वो उसे खराब नहीं करेगा? नहीं करेगा। पंजाब के, मैं कहता दिल्ली का रिजल्ट खराब कहा है, ये तो बेईमाना से इन्होंने करा, अपना सत्ता का वो दुरुपयोग किया इन लोगों ने। केंद्र में इनकी सरकार बैठी हुई है, पुलिस इनकी है, सब कुछ सत्ता में है, तो इसलिए जानबूझ के आ रहा है यहाँ। तो ये तो बदमाशी वाला काम है यहाँ पे, नहीं तो यहाँ से हार थोड़ी रहे थे। आज इलेक्शन कर लो, गरीब लोग रो रहे हैं। 25,000 पेंसिल काटे इन लोगों ने दिल्ली के अंदर, आप ये लगा लो। रो रहे हैं, लोगों की पेंसिलें टाइम पे नहीं आ रही। कोई विडो लेडीज है, कोई बुजुर्ग आदमी है, ऐसे ऐसे रो रहे हैं बेचारों की पेंसिलें भी टाइम पे नहीं आ रही। जी अच्छा, कहा यह जा रहा है जब टिकटें मिल रही थी दिल्ली में, तो कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके, उन्होंने टिकट सेल किया, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया, जबकि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार का विरोध जी करते हुए दिल्ली में उनका अपना शासन हुआ और सरकार बनी यहाँ पे और 11 साल तक रही भी। तो आपको क्या लगता है कि ये जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा है ये किस हद तक सच है? क्या ये विचार जो कहा जा रहा है ये सच है या कुछ और बात है? देखिए 2013 में मैंने ज्वाइन किया था। 2013 में मैंने आम आदमी पार्टी एमएलए इलेक्शन लड़ा, उसके बाद फिर निगम पार्षद का लड़ा। अब निगम पर 3 बार मैंने आम आदमी पार्टी से टिकट लेके आया हूँ और मैं कसम खा के कह सकता हूँ मैंने 1 रुपए नहीं दिया उन लोगों को। 1 रुपए ना मेरे से मांगा गया। मेरे से पूछा गया देशराज इलेक्शन लड़ेगा, मैं को हाँ लड़ूंगा। मैंने कभी बायोडाटा भी नहीं दिया उनको आज तक। वो लोग क्या है कि क्षेत्र के अंदर इंक्वायरी कराते हैं, कौन आदमी क्या अच्छा काम कर रहा है, उसकी टिकट काटते नहीं। मेरे से आज तक 1 रुपए चंदा नहीं मांगा किसी नेता ने आम आदमी पार्टी के, और बाकायदा अच्छी इज्जत भी देते हैं वर्कर को और कैंडिडेट को भी, और लेकिन पैसे नहीं मांगते वो लोग। ये तो एक झूठा प्रचार कर रखा, उससे इतना पैसे ले लिए, उससे ले लिए, लेकिन मेरे से आज तक 1 रुपए नहीं लिया। मैं 3 बार इलेक्शन लड़ा हूँ, एमएलए से लेकर निगम पार्षद। जी राघव जी, अभी आपके ऊपर 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी। एक आपकी पत्नी निगम पार्षद हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि उन्हें निगम पार्षद इसलिए बनाया गया है क्योंकि आपने इतने काम किए हैं, आप निगम पार्षद रह चुके हैं, जनता के लिए आपने इतना काम किया है, इसलिए उन्होंने उन्हें भी निगम पार्षद बनाया है। अब आपको आपकी जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो क्या रहेगी जनता के लिए? आप जो एक जिम्मेदारी है अपनी पत्नी के निगम पार्षद, एक तरीके से आप ही को निगम पार्षद समझ रहे हैं, तो उसमें क्या रहेगी? देखिए अभी 2.5 साल पड़े हैं, 2.5 साल गए हैं, लेकिन मैं इतना काम कर दूंगा और फिर इलेक्शन आएंगे, मैं घर घर जाके पूछूंगा मेरे अंदर कोई कमी हो तो आप लोग बताएं। मैं दोबारा इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ। जहाँ पे आप बैठे हैं आप गलियों के अंदर जाके देखो, मैंने ईंटें
टाइलें इतनी बिछवाई, इतनी बढ़िया बढ़िया हैं, 2-2 3-3 कलर की रोडें बनवाए हैं, फैंसी लाइटें लगवाई है, वैसे नॉर्मल लाइटें लगवाई है, वेलकम गेट हैं, सीएम साहब की लाइटें अलग से हैं, कैमरे हैं। मैंने पूरा इतना काम करा इस डीडीए में भी, कॉलोनियों में भी, हर तरह। मैंने ये नहीं कि डीडीए के अंदर फैंसी लाइटें लगवाई, कॉलोनियों में मैंने फैंसी लाइटें लगाई हैं। मेरे को अपने को विश्वास है कि मैं जो काम कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ और जनता मुझे इसका रिजल्ट भी देगी। जी, आप सांसद प्रतिनिधि रहे हैं अभी भी हैं, तो किस सांसद के साथ आपका ज्यादा अटैचमेंट रहा और उन्होंने किस तरीके से आपका सहयोग किया, उसके बारे में बताइए। देखो, संजय सिंह से मैं अपने संजय भैया को गुरु मानता। अच्छा। और संजय सिंह भैया को कभी किसी काम के लिए मैंने कहा है तो मेरे को कभी मना नहीं किया। मेरे को एक वो परिवार के नाते मुझे अपना छोटा भाई मानते हैं और रेगुलर मैं उनसे मिलता रहता हूँ। तो मैं तो एक उनका चेला हूँ, जैसे वो आदेश देते वैसे क्षेत्र में काम। उनकी कौन सी चीज है जो आपको बहुत अच्छी लगती है राजनीति में और आपको लगता है कि नहीं आपको उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए? राजनीतिक में मेरे को सबसे अच्छी बात लगती है कि संजय सिंह दबंग आदमी है और जब राज्यसभा के अंदर बोलते हैं ना तो पड़ोस में बैठा हुआ दूसरा भी सांसद कहता है कि जो मेरे को टाइम मिला है ये टाइम भी आप ले लो। और 90% लोग किसी राज्यसभा सांसद का स्पीच सुने ना सुने, लेकिन यूट्यूब में संजय सिंह का स्पीच जरूर सुनते हैं। लोगों में एक ही चर्चा है, यदि कोई राज्यसभा में बोलता है सबसे बढ़िया सांसद है तो संजय सिंह है, और तथ्यों के साथ वो बोलते हैं। कोई ये नहीं कि झूठी सच्ची बात बोल दे, तथ्यों के साथ वो राज्यसभा में बोलते हैं, लोग उनका स्पीच सुनते हैं। सबसे बेहतर राज्यसभा सांसद मानता हूँ, इसलिए आप उनसे इंस्पायर हैं। और उनके अच्छा काम की अगर ये तो बात हुई उनके स्पीच की, जी। काम करने की कोई कला जो आपको भाई हो और आपको लगा हो कि नहीं मुझे इनसे इसी तरीके से काम करना सीखना चाहिए, क्योंकि जो सांसद होते हैं उनकी भी ड्यूटीज होती हैं, उनके भी काम होते हैं, उनके भी दायित्व होते हैं, तो वो किस तरीके से निभाते हैं? ये तो हमें अपने पर निर्भर है कि हम सांसद साहब के पास जाएं, भाई जी हमें बजट चाहिए, लाइटों के लिए चाहिए, बेंचों के लिए चाहिए या रोड के लिए चाहिए, तो सांसद हमें मना नहीं करते, वो बजट दे देते हैं। सांसद को भी हम ही बताएंगे ना, क्षेत्र के अंदर एमएलए हैं, निगम पार्षद हैं पार्टी के, हम ही बताते हैं भाई साहब हमारे इस चीज़ की जरूरत है, तो किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते और हमारे से एक परिवार की तरह कंधा से कंधा मिला के चलते हैं। और हमारे आदर्श है, हमारे गुरु हैं, तो हमारे को किसी जो कहते हैं वो कभी मना नहीं करते। पानी आई थिंक आपको पानी की नीड है, नहीं, पी लीजिएगा, थोड़ा पानी लिया ना, मुझे भी दे दीजिएगा। संजय सिंह तो बहुत बढ़िया आदमी, एक बार उनके बोलने का ना लहजा और तथ्यों के साथ कागज लेके जाता है वो पूरी। लेकिन वो ही है सरकार में भाई उनकी बहुमत है, इसलिए उतनी ज्यादा जोर नहीं, हाँ सुनवाई नहीं है, नहीं तो उनकी सच्चाई तो परखंडे वही उड़ाता है सही ढंग से। लोग सुनते हैं उनकी, यूट्यूब पे भी निकाल के ना सुनते हैं उनकी। आपने कभी कोई स्पीच सुना हो जिसे बहुत भाया हो मन को? मैं उनकी जितने भी स्पीच है ना सब सुनता हूँ, और जिस दिन उसका फेसबुक पे आता रहता है मैं लाइक भी करता हूँ और मैं अपना नाम भी डाल के उनको आगे फॉरवर्ड करता हूँ, है ना। और ख़ास तौर से उनका तो मैं बहुत ही ज़्यादा। राघव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि शिक्षा की स्थिति, क्योंकि आप निगम पार्षद हैं तो ऑब्वियसली जो एमसीडी के स्कूल्स होते हैं उसमें कई सारी जिम्मेदारियां होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको अपग्रेड किया जाता है। और आज कोरोना के बाद तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं एजुकेशन में, क्योंकि बच्चे घर से पढ़ाई कर रहे थे, तो आपने क्या क्या सिचुएशंस देखी और उसको मैनेज किया? देखो, स्कूलों में तो बड़ा बुरा हाल था, बच्चों की छुट्टियां करा दी गई थी, लेकिन है कि टीचर ऑनलाइन पढ़ाती थी, इसमें कोई दौर नहीं। पहली दफ़ा ऐसा सरकारी स्कूल में पहली दफ़ा ऐसा हुआ था केजरीवाल जी के टाइम में, मनीष सिसोदिया जी के टाइम में, कि ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाएगा, जैसे प्राइवेट में पढ़ाते थे सेम वैसे ही ऑनलाइन
इन सरकारी स्कूलों में पढ़ाया गया और बच्चों का रिजल्ट भी अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। और मैं भी खुद भी स्कूलों में लगा हुआ था, कोरोना काल में भी स्कूलों में खाना बटाने के लिए जाता था। सुबह भी खाना, स्कूलों में खाना बांटते थे आप? बांटते थे। खाना किस लिए बांटते थे? खाना लोग जो बाहर से लोग आए हुए थे, अच्छा। या बच्चों के पेरेंट्स गरीब लोग थे। स्कूल में बच्चे किसके जाते हैं? मीडियम से या गरीब लोगों के बच्चे जाते हैं। और उस टाइम ये हालत होती थी, ना कोई मजदूरी कर पाते थे, ना गवर्नमेंट सर्वेंट में कहीं ड्यूटी पे जा सकते थे, सब छुट्टियां थी। तो खाना कहाँ से खाते वो लोग? तो इस वजह से इसलिए कि हमने नरेश बाल्यान जी ने खाना बनवाते थे और हम लोग सुबह भी खाना बांटते थे, कम से कम 1000 आदमियों के एक स्कूल में बांटते थे और शाम को भी खाना बांटते थे। मेरा बिंदापुर जे कॉलोनी में 700 लोगों का सुबह बांटता था, 700 लोगों का शाम को बांटता था, डेली। तो ये लगा लो कि हमने लोगों की सेवा बहुत की है, किसी को खाने के लिए हताश नहीं होने दिया। और एजुकेशन में चेंजेस लेके आए? बिल्कुल लेके आए कि ये तो पूरे विश्व में आपको पता है, कोई बाहर का प्रधानमंत्री भी आ रहा, राष्ट्रपति की मिसेज भी देख के गई है, अमेरिका के राष्ट्रपति की मिसेज भी स्कूलों में घूम के गई थी। और आज तो नहीं, मैं अब तो ये 4-5 साल से तो इन्होंने नाश कर दिया है स्कूलों का, लेकिन मनीष सिसोदिया जी, केजरीवाल जी के टाइम में एक टीचर दूसरे स्टेट में जाता था और वहां खड़े होकर ये कह देता था मैं दिल्ली के अंदर टीचर हूँ, तो 20 लोग उसको घेर लेते थे पूछने के लिए कि ऐसा क्या चमत्कार किया आपने कि दिल्ली में आपने एक इतना परिवर्तन कर दिया शिक्षा के क्षेत्र में कि बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा विदेशों तक आप लोगों का नाम है, स्टेटों में नाम है। तो ये तो इनकी उपलब्धि थी, अच्छा काम किया, तभी ये चर्चा। और एमसीडी में भी आप लोगों ने काम किया, एमसीडी के स्कूल में? बिल्कुल काम किया है, लेकिन जो हमारा ध्येय था और जो हम करना चाहते थे, जो केजरीवाल जी करना चाहते थे, उस मुकाम तक इन लोगों ने जाने नहीं दिया, काम करने नहीं दिया। वहां तक आप लोग पहुंच नहीं पाए। 2.5 साल में इन लोगों ने परेशानी की सिवाय बीजेपी ने हमारे को कुछ भी नहीं दिया। स्कूल में किस तरह की रुकावटें डाल रहे थे? ना बजट नहीं देंगे तो रुकावट ही रुकावट है भाई। स्कूल में कोई काम होता है तो पैसे बजट से ही तो होगा। इन लोगों ने 1 रुपये नहीं दिया, 1 रुपये बजट का नहीं, ये लगा। और आज भी हालत है, मेरे यहाँ एक दीवार गिरने वाली है, मुझे 2.5 साल कहते हो गए, उस दीवार को आज तक रिपेयर नहीं कराया इन लोगों ने। और किसी दिन कोई हादसा हो गया, उस टाइम निगम पार्षद के ऊपर थोप देंगे ये। अच्छा, ये बताइए कि ये तो बात हुई शिक्षा की जी। अगर बात बुजुर्गों की जाए तो उस क्षेत्र में किस तरह के कदम उठाए गए हैं? निगम में अगर बात की जाए तो निगम पार्षद होने के नाते बुजुर्गों से तो मैंने बताया नहीं, लोग काम नहीं करने देते हैं। मैं पीछे 2012 से 17 तक निगम पार्षद रहा, जहाँ 600 पेंशन मिलती थी, मैं 200 एक्स्ट्रा पेंशन लाके 800 लोगों को पेंशन देता था। और इस 2.5 साल में तो बीजेपी वालों ने पेंशन बंद कर दी उन लोगों की। एक मैं समझी नहीं, 217 लोगों की पेंशन लाते थे? 600 लोगों को पेंशन हर निगम पार्षद की होती थी। अच्छा। और मैं 200 पेंशन एक्स्ट्रा लेके आया। अच्छा। 800 लोगों को पेंशन देता था मैं बुजुर्गों को। और अब इस 2.5 साल से ये होगा, इन्होंने एक आदमी को भी पेंशन नहीं दिए, सब बजट बंद कर दिया बीजेपी ने। उन लोगों को पेंशन नहीं मिली थी, नहीं तो दिल्ली सरकार के अलावा नगर निगम की अलग से पेंशन होती। लेकिन हाँ, ये भी होता होगा ना, जो दिल्ली सरकार की पेंशन ले रहे हैं वो निगम की पेंशन नहीं ले सकते। हाँ, ना, ये तो नियम था। दोनों में से एक ही का पेंशन, दोनों में एक था, तो उसकी भी बंद कर रखी, उन्होंने कहा खोला है उसकी भी। दिल्ली गवर्नमेंट वाली भी नहीं है और निगम वाली भी नहीं है, तो पेंशन पूरी तरीके से बंद हो गई है। बंद ही हो गई, अब लोगों को पेंशन नहीं मिल, बल्कि जो मिल रही थी वो काटी है। 25,000 दिल्ली के अंदर काट दी इन लोगों ने। अच्छा, जो निगम के पार्क होते हैं उनमें किस तरह का काम किया हुआ है? मेरे यहाँ तो मैंने काम किया है और ई ब्लॉक में सामने पार्क है, मेरे 2 पार्क है, 2 वार्ड बड़े बड़े हैं, वो डीडीए के अंदर आते हैं। पीछे डीडीए को भी मैंने लेटर भेजा था, तो डीडी फ्लैट में मेरी पार्क में अभी लगे हुए काम करने के लिए वो लोग। लेकिन जो मेरे अंडर में आता है, मैंने एक पार्क अभी पीछे बनाया था, एक मॉडल बना के दिखाया डीडी निवासियों को भी। इस वार्ड के अंदर इतना साफ सुथरा मैंने वार्ड है, बल्कि अब आपको फोटो दिखाऊंगा निकाल के उसमें मेरे फ़ोन में, कि एक मॉडल बना के मैंने वो पेश किया था कि हाँ मैं काम कर सकता हूँ। अच्छा, इस तरीके से बना के दिया आपने। अच्छा, ये बताइए कि बीजेपी गवर्नमेंट को दिल्ली में आए हुए 5 से 6 महीने करीबन हो चुके हैं। उस गवर्नमेंट के आने से, क्योंकि आपके जो एमएलए हैं वो चेंज हो गए, क्योंकि आपको एमएलए से भी फंड मिल जाता था, काम करने में हेल्प मिलती थी, तो अब किस तरह की रुकावटें आई हैं? ये रुकावट तो ये ना खुद लगा रहा फंड और ना निगम को देने लग रही है फंड।
सारी रुकावटें है, ना रोड बना रहे ना कुछ। आप मेरे एरिया में चलोगे, मैं आपको ऐसी ऐसी कॉलोनियां दिखाऊंगा कि मैंने सारे रोड बना दिए हैं जब तक हमारे विधायक पवन शर्मा जी को टिकट भी नहीं मिली थी। मैंने टोटली कंप्लीट करवा दिया। और आज जाके देखोगे उन रोडों पे तो लिखा हुआ ये कार्य क्षेत्रीय विधायक पवन शर्मा जी ने कराया। लोग हंसते हैं पवन शर्मा जी, उस टाइम तो आपको टिकट भी नहीं मिली थी, जीतना तो बहुत दूर की बात है। ये हालत है, इतने बोर्ड लगा दिए उस आदमी ने। मैंने कहा रोड बनवाओ यार, उसके बाद बोर्ड लगवाओ। ये तो जनता आप कर नहीं रहे, जनता से और बदनाम हो रहे हैं आप लोग। ये काम कर रहे हैं और कुछ भी नहीं।